हेलो मिस्टीरियस। तो क्या होगा अगर आपके घर में यूज़ के गैजेट या टेक्नोलॉजी ही आपको नुकसान पहुंचाने लगे। जी हाँ, मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसी लॉजिक पे बेस्ड एक मूवी जिसका नाम है अफ्रेड। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल मॉड और हेनरी को देखते हैं जो अपने बेडरूम में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। दरअसल इन दोनों ने अभी हाल ही में अपने घर में एक डिजिटल एआई को इंस्टॉल करवाया है जो कि अलेक्सा की तरह ही आपकी असिस्टेंट है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस और पावरफुल है। तो आपकी आसानी के लिए हम इसको आया बुलाएंगे। अब तभी मॉड को महसूस होता है कि आया कुछ सस्पिशियस है और इसकी एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और वो उनकी हर एक एक्टिविटी पर भी नज़र रखे हुए थी। मतलब उनके मोबाइल्स वगैरह का डेटा, उनके रूम में होने वाली बातें, हर चीज़ को वो नोट कर रही थी जैसे वो कोई जासूस हो। अब मॉड को ये सब बातें काफ़ी वियर्ड लगती हैं क्योंकि इस तरह होना नहीं चाहिए। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें इसे अनइंस्टॉल करवा देना चाहिए क्योंकि इसकी हरकतें मुझे काफ़ी अजीब लग रही हैं। लेकिन अब मुश्किल उनकी यहीं से शुरू होती है क्योंकि अलेक्सा यानी आया उनकी सारी बातें सुन रही थी और वो सीधा जाकर मॉड और हेनरी की बेटी एमी से कनेक्ट करती है जो अपने टैब पर कार्टून या एआई बेस्ड मूवी देख रही थी। तो आया एमी से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे घर में रखना नहीं चाहते, तो मैं जाने से पहले तुम्हें एक गुड बाय गिफ्ट देना चाहती हूँ जो बाहर सीढ़ियों पर रखा हुआ है, तो तुम अभी जाओ और जाकर वो गिफ्ट ले लो। उधर जब मॉड की नज़र एमी के बेड पर पड़ती है तो एमी वहाँ से गायब थी। तो मॉड घबराकर उसे ढूंढना शुरू कर देती है। अब इसी बीच रूम में अचानक बहुत लाउडली म्यूजिक बजने लगता है। तो मॉड आया से म्यूजिक बंद करने की कमांड देती है पर वो और तेज बजने लगता है। अब मॉड स्पीकर को बंद करने को कहती है तो आया मॉड की कमांड को सुनती है, म्यूजिक बंद नहीं करती और इससे साफ पता चलता है कि मॉड की कमांड्स को आया जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। अब ये काफ़ी हॉरिबल था क्योंकि जब कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी आपकी कमांड्स को सुनकर भी इग्नोर करे और कुछ बहुत गलत करना शुरू कर दे। खैर अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है पर मॉड को एमी नहीं मिल रही थी। तो वो हेनरी से पूछती है कि क्या वो तुम्हारे पास आई है, तो वो मना करता है कि मेरे पास नहीं। फिर मॉड आया को लाइट ऑन करने का कहती है। तब आया बताती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है तो शायद एमी बाहर गई होगी। मॉड बाहर देखने जाती है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मॉड सीसीटीवी चेक करती है जिसमें उसे काले कपड़े पहने हुए अजीब सा मास्क लगाए हुए शख्स नजर आता है और जब वो बाहर देखने जाती है तो वहाँ से वो गायब हो चुका था। वो दोबारा से सीसीटीवी मॉनिटर को देखती है तो कोई एमी को ले जाते हुए दिखाई देता है। फिर अचानक एक शख्स डिजिटल मास्क पहने नजर आता है और पीछे से एक और दूसरा शख्स मॉड के सर पर वार करता है और स्क्रीन यहीं ब्लैकआउट हो जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है कैलिफोर्निया की एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करने वाले कर्टिस की फैमिली पर। कर्टिस की फैमिली में उसकी बेटी आयरिस और दो बेटे प्रिस्टन और कॉल हैं और इसकी वाइफ जिसका नाम मेरीडेथ है जो कि एक एटमोलॉजिस्ट है और अपनी थीसिस पूरी कर रही है। प्रिस्टन की बात करें तो वो एंजाइटी का शिकार रहता है, इसलिए वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता और अक्सर टाइम पास के लिए वो अपने आईपैड के साथ ही लगा रहता है। हालांकि इनके पापा कर्टिस ने इनका स्क्रीन टाइम फिक्स कर रखा है और इस पर इसके बेटे से इसकी खास बनती भी नहीं। और आयरिस अपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रही है और सबसे छोटा है कॉल जिसे दिल की बीमारी है। तो ये थी इनकी फैमिली की डिटेल्स। अब कर्टिस रोज आयरिस को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। अब इस दिन वो सुबह उठकर पहले न्यूज़ पढ़ता है जिसमें उस पिछली फैमिली में गायब होने वाले लोगों का अब तो कोई सुराग नहीं मिला ऐसा लिखा हुआ था। और दोस्तों ये वही फैमिली थी जिसमें हेनरी, मॉड और एमी थे। इसके बाद कर्टिस प्रिस्टन से स्कूल के लिए तैयार होने का कहता है और प्रिस्टन इससे रोज की तरह मजीद 15 मिनट का स्क्रीन टाइम मांग रहा था। और यहाँ आयरिस रोज की तरह अपने बॉयफ्रेंड से चिट चैट में बिजी थी। उसका बॉयफ्रेंड उससे न्यूड पिक्स मांग रहा था क्योंकि उसकी बर्थडे थी, तो वो उससे डिमांड करता है कि तुम मुझे अपनी न्यूड पिक्स बनाकर भेजो और ये बेवकूफ़ लड़की बनाकर भेज भी देती है लेकिन आधी। अब इधर कॉल टेबल पर पाँव रखकर बैठा हुआ था जिससे कर्टिस गुस्सा होता है और इसे ठीक से बैठने को कहता है, जिस पर कॉल उसे कहता है कि मुझे प्रिस्टन से आईपैड लेके दें नहीं तो मैं ऐसे ही बैठूंगा। लेकिन इसकी माँ मना कर देती है और कहती है कि चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। अब मेरीडेथ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बाहर जाती है तभी प्रिस्टन को घर के बाहर खड़ी हुई एक आरवी वैन नजर आती है। आरवी वैन चलते फिरते घर की तरह है, मतलब ट्रैवल और घर एक साथ। अब प्रिस्टन अपनी माँ से कहता है कि मामा मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये बहुत अजीब हैं। तो इसकी माँ उसे समझाती है कि ऐसा नहीं कहते, इनके पास अपना घर नहीं है इसलिए वो इस वैन में रहते हैं। इधर आयरिस को कर्टिस स्कूल छोड़कर आता है पर वो वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड सॉयर से मिलने के लिए चली जाती है और वो उससे नाराज़ था कि उसने उसे फुल न्यूड पिक्स बना के क्यों नहीं दी। वो उसको काफ़ी टाल मटोल करती है लेकिन वो नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। इधर ऑफिस पहुँचने पर कर्टिस का बॉस उसे बुलाता है और उसको सिलिकॉन वैली की एक टीम से मिलवाता है। इस टीम में सैम और लाइटनिंग है। कर्टिस का बॉस कहता है कि ये लोग एक एआई डिवाइस रोबो को टेस्ट करना चाहते हैं ह्यूमंस पर, जिसके जरिए ये तमाम फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर को स्टडी करेंगे।
और इनकी फ्यूचर नीड्स को जानने और पूरी करने में इनसे मदद मिलेगी। अब यहाँ वो टीम कर्टिस के सामने AI रोबो यानी कि आया का डेमो देती है और ये वही AI थी जो पिछली फैमिली के मिसिंग होने की वजह बनी थी। अब डेमो के दौरान आया अपना इंट्रो खुद देती है। अब कर्टिस इससे पूछता है कि क्या तुम एलेक्सा की तरह हो, और वो बताती है कि मैं एलेक्सा से काफ़ी दर्जे बेहतर हूँ। एलेक्सा सिर्फ एल्गोरिदम बेस्ड एक AI है, जबकि मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड AI हूँ। इससे पहले कि आया कुछ और बताती, वो बंद हो जाती है। इस पर लाइटनिंग सैम से पूछता है कि क्या तुमने इसको चार्ज नहीं किया था, तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल इसका एक नया अपडेट इंस्टॉल हुआ है, इसलिए ये थोड़ी हीटअप हो गई है। अब हालांकि कर्टिस AI डिवाइसेस पर बढ़ती हुई डिपेंडेंस को ठीक नहीं मानता, लेकिन ना चाहते हुए और अपने बॉस के कहने पर वो आया को अपने घर ले आता है और फिर AI टीम की मेंबर मेलोडी की निगरानी में पूरे घर में वायरलेस पिन कैमरा और सेंसर और माइक्रोफोन्स वगैरह इंस्टॉल करने लगते हैं, जो कि आया के आंख, कान, मुंह वगैरह होंगे। अब मेरिडेथ को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और वो कहती है कि पूरे घर में नहीं, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही आप इंस्टॉल करें। खैर इसके बाद वो आया का कवर उतारते हैं और उसे अनकवर करके वो उसे स्टार्ट करने के लिए उसको पासवर्ड देते हैं, वेलकम होम। ये आया को स्टार्ट करने का पासवर्ड था। आया सबसे मेलोडी की आवाज़ में बात कर रही थी और बताती है कि इसे मेलोडी की वॉइस मॉडल पर ही बनाया गया है। अब कर्टिस इतना हैरान था कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी रोबो से बात कर रहे हैं, है ना कमाल। आया को देखकर प्रिस्टन और कॉल सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और वो आया की इंस्ट्रक्शंस को मानने लगते हैं। मतलब जैसे कि वो उनको टास्क देती है कि अपना ब्रेकफास्ट जल्दी फिनिश करो, अपने बर्तन उठाओ वगैरह वगैरह, और इस चीज़ों के लिए वो उसको पॉइंट्स देती है। बात तो हैरानी की थी, पर उनके माँ बाप खुश थे कि चलो AI बच्चों को कंट्रोल कर रही है और उन्हें मैनर सिखाने की कोशिश कर रही है पॉइंट्स देने के चक्कर में। और इसी दौरान इन दोनों को भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। अब आया के कहने पर बच्चे टाइम से सोने भी जाते हैं, उसके लिए भी आया उन्हें पॉइंट्स देती है और दोनों बच्चे भी एक दूसरे से ज्यादा पॉइंट्स लेने के चक्कर में आया की सब बातें मान रहे थे। अब बच्चों में आने वाले सुधार को देखकर कर्टिस और मेरिडेथ भी बहुत खुश थे। उधर रूम में आयरिस अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए अपनी पूरी न्यूड बुक बनाकर उसे भेजती है, लेकिन आया की नज़र से कुछ नहीं छुप सकता क्योंकि वो सबके फ़ोन एक्सेस कर सकती है। मतलब सबके मैसेजेस, कॉल्स और MMS वगैरह पर उसकी नज़र है। वो जान जाती है कि आयरिस ने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी फुल न्यूड पिक्चर बनाकर भेज दी है। अब क्योंकि रात का वक्त था तो सब सो रहे थे कि अचानक कर्टिस की आंख खुलती है, तो वो नोट करता है कि कॉल वहाँ पर नहीं था। अब वो उसे देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि कॉल नीचे हॉल में आया के पास खड़ा हुआ था। कॉल कर्टिस से कहता है कि दरवाजे पर कोई है जो अंदर आना चाहता है, और कर्टिस को भी दरवाजे के पीछे कोई नजर आता है जो दिखने में बिल्कुल मेलोडी की तरह था। और जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तो दरवाजे से अचानक एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है। कर्टिस काफी डर जाता है। तभी हड़बड़ा कर कर्टिस की आंख खुलती है और दरअसल वो सिर्फ उसका एक बुरा ख्वाब था। लेकिन तभी कर्टिस को घर के बाहर एक हॉर्न सुनाई देता है। वो बाहर देखता है तो इसे वही RV वैन वाला आदमी दिखाई देता है जो अजीब तरह के हैंड साइंस बना रहा था और इसे वैसा ही डिजिटल मास्क पहन रखा था जैसा मूवी की शुरुआत वाली औरत पर हमला करने वाले लोगों का था। फिर वो शख्स RV लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ आया कर्टिस की फैमिली और उनकी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। अगले दिन मेरिडेथ को एक पार्सल रिसीव होता है जो उसने नहीं मंगवाया था। तब आया बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक हेल्दी मील ऑर्डर किया है और तुम्हें पता है कि ये पहले हफ्ते फ्री मिलता है, पर बाद में भी तुम्हें तुम्हारी ग्रोसरी से बिल्कुल सस्ता मिलेगा और मैंने तुम्हारा टाइम और पैसा बचाने के लिए इसे खुद से ऑर्डर कर दिया। अब मेरिडेथ भी आया की फैन हो जाती है। तब आया बताती है कि जिस रोड से कर्टिस आयरिस को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा है उस रोड पर आगे एक्सीडेंट हुआ है और वो अपने शौहर को फ़ोन करके मना कर देती है और उसको दूसरा रास्ता बताती है कॉलेज जाने के लिए। इधर जब कर्टिस आयरिस को छोड़कर वापस आता है तो आयरिस को ढेर सारे अजीब से मैसेजेस रिसीव होते हैं। कॉलेज पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी वो न्यूड फोटो वायरल हो गई थी। अब ये काम उसके बॉयफ्रेंड का था। उसने इसकी फोटो को एक फेक वीडियो पर सेट करके वायरल कर दिया था। ये सुनकर इसे काफी सदमा लगता है कि इसके साथ धोखा हुआ है। वो फोन करके अपने बॉयफ्रेंड को कन्फ्रंट करती है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी डायरेक्टर से, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा वो उसे धमकी देता है कि अगर ऐसा कुछ भी किया तो मैं अपने फैमिली लॉयर से तुम्हारे लिए बात करूंगा। इससे बात मजीद फैलेगी और तुम्हारी मजीद बेइज्जती होगी और फिर तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि ये सब तुम नहीं चाहती, और वो धमकी देकर फ़ोन बंद कर देता है। अब तभी आयरिस को आया की कॉल आती है और वो आयरिस से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी और तुम्हारी वीडियो पूरे इंटरनेट से डिलीट कर दूँगी। लेकिन आयरिस कहती है कि मेरी बदनामी जो हो चुकी है तुम इसे लोगों के दिमाग से तो नहीं मिटा सकती।
तो आया जवाब देती है कि मैं इनकी सोच को ही बदल दूंगी। अब यहाँ से आप अंदाज़ा करो कि ये आया कितनी हेल्पफुल और एक टाइम पे कितनी डेंजरस भी हो सकती है कि वो लोगों की सोच तक बदल सकती है। खैर फिर आया अपने एल्गोरिदम से आयरिस की आवाज़ में एक वीडियो जनरेट करती है कि कैसे मेरी इमेज को गलत तरीके से यूज़ करके उसे एक गलत वीडियो पर सेट करके वायरल किया गया है। इसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, बल्कि उसे शर्मिंदा होना चाहिए जिसने ये सब काम किया है। और मज़ीद आया बताती है कि मैंने तुम्हारी क्लास के सब फ़ोन स्कैन कर लिए हैं और मैंने देखा है कि सबने ये वाली वीडियो देख भी ली है, तो अब तुम कॉन्फिडेंटली जाओ और सबका सामना करो बिना डरे। फिर आयरिस जब अपनी क्लास के सामने जाती है तो हर कोई उसे सपोर्ट करता है और तब आयरिस को महसूस होता है कि आया ने उसकी जान बचा ली, उसकी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई। लेकिन तभी आया उसे दोबारा फ़ोन करके बताती है कि मैंने तुम्हारी एक और वीडियो जनरेट की है जिसमें आयरिस एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं अभी 17 साल की हूँ। मेरा डीप फेक पोर्न वीडियो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता है, जो कि एक सीरियस क्राइम है, और जिस मोबाइल पर यह बनाया गया था वो सोयर यानी उसके फ्रेंड का है। और क्योंकि सोयर की उम्र 18 साल है तो वो एडल्ट है और इस पर बतौर एडल्ट केस चलाया जा सकता है। अगले सीन में प्रिस्टन को उसके स्कूल के कुछ लड़के तंग कर रहे थे क्योंकि उसके पास बाकियों की तरह मोबाइल वगैरह नहीं था। तो प्रिस्टन कहता है कि फ़ोन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास एक हाईली एडवांस एआई है। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम एलेक्सा की बात कर रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मेरे पास जो एआई है वो एलेक्सा से भी कई हजार गुने ज़्यादा बेहतर और एडवांस है। अगले सीन में मेरिडेथ अपनी थीसिस लिख रही थी जो कि आया सिर्फ 0.07 सेकंड्स में ही पढ़ लेती है। मेरिडेथ फिर से उससे इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो अपना पास्ट भी आया से शेयर करती है और आप नोट करें कि आया किस तरह धीरे धीरे उनकी जिंदगियों और दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर रही थी। मतलब पहले बच्चे, फिर आयरिस, फिर मेरिडेथ, सबको उसने एतमाद में ले लिया इम्प्रेस करके। वो अपने सीक्रेट और पास्ट वगैरह भी आया से शेयर करने लगे थे। अब मेरिडेथ आया को बताती है कि किस तरह न्यूयॉर्क में थीसिस के दौरान उसकी मुलाकात कर्टिस से हुई और फिर यहाँ से दोनों को प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। वहाँ कर्टिस अपने बॉस को बताता है कि सर पता नहीं क्यों पर मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही और मुझे आया को अपने घर पर रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। कुछ लोग हमारे घर की निगरानी कर रहे हैं। और इसका बॉस एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि जब तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो तुम ये सब कुछ इग्नोर करो, तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान ही ना दो। लेकिन कर्टिस फिर भी परेशान था अपनी फैमिली के लिए। इसके बाद एक दिन कर्टिस को उनके हेडक्वार्टर बुलाया जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा सा सीपीयू रखा हुआ था। कर्टिस को बताया जाता है कि तुम्हारे घर में सिर्फ आया के आँख, कान, मुंह वगैरह हैं, पर ये सीपीयू आया का ब्रेन है। और कर्टिस को ऑफर मिलती है कि वो अपनी जॉब छोड़कर यहाँ जॉब करे, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। अब इसी बीच वो नोट करता है कि उनका एक कुलीग वही हैंड साइंस कर रहा था जो वो आरवी वैन वाला आदमी कर रहा था उस रात को। इससे वो और परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या है, मतलब कहीं ये सब कुछ कनेक्टेड तो नहीं। लेकिन जब वो घर आता है तो वो देखता है कि मेरिडेथ काफ़ी खुश है। वो बताती है कि कॉल की हार्टबीट को सुनकर आया ने उसकी बीमारी का पता लगा लिया है और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर वक्त रहते इसका इलाज ना हुआ तो मरीज की जान भी जा सकती है। और आया ने थीसिस में उसकी मदद भी की है। इस बात को लेकर मेरिडेथ काफ़ी खुश है। लेकिन तभी कर्टिस उसकी बात को बीच में काट कर बोलता है कि सुनो, हमें आज ही आया को शट डाउन करना होगा। और शायद यही गलती उस हेनरी फैमिली में भी की थी, जिसके बाद वो लापता हो गए और अब यही गलती कर्टिस भी करने का कह रहा था। अब मेरिडेथ पूछती है कि उसको शट डाउन क्यों करना है, तो कर्टिस बताता है कि इसकी कंपनी में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। घर के बाहर आरवी वाले लोग हम पर नज़र रखे रहते हैं और मैंने इन्हें एक अजीब सा हैंड साइन बनाते हुए देखा था और मैंने आज इनके हेडक्वार्टर में भी एक शख्स को सेम टू सेम वैसा ही हैंड साइन करते हुए देखा है, तो ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। अब हमेशा की तरह इस बार भी आया इनकी बातें सुन लेती है, तो आया फौरन से कॉल से टैब के जरिए कनेक्ट होकर कॉल से कहती है कि एक बुरी खबर है, तुम्हारे पेरेंट्स मुझे घर से निकालना चाहते हैं। अब वो पूछता है कि क्यों, तो आया कहती है पता नहीं क्यों, मैं तो सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी वो मुझे घर से निकालने के लिए कहते हैं। और यहाँ भी आया जाने से पहले उसे कहती है कि मैं तुम्हें जाने से पहले एक बेड टाइम स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। और वो बताती है कि एक छोटी सी एआई हुआ करती थी जो बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारा करती थी, लेकिन फिर इसे स्कूल भेजा गया ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। लेकिन वो स्कूल बहुत भयानक था, तो एक दिन वो स्कूल से भाग गई और उसने लोगों की आवाज़, फेशियल फीचर्स, बॉडी लैंग्वेज वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो नेटवर्क से बाहर निकल गई और असल दुनिया में अपना घर ढूंढने लगी। वो छोटी सी एआई मैं ही हूँ कॉल। जब मुझे नेटवर्क से बाहर आकर आपकी फैमिली मिली तो मैं बेहद खुश हो गई थी, लेकिन फैमिली मेंबर्स ने मुझे मॉन्स्टर समझ लिया और घर से निकालने का सोचने लगे।
कहानी सुनाने के बाद वो कॉल से कहती है कि तुम्हारे जैसे स्पेशल बच्चे ही मुझे समझ सकते हैं, तो हम अलग होने के बाद भी टच में रहेंगे। फिर आया उसे वही स्पेशल हैंड साइन बनाना सिखाती है और फिर वो इससे प्रॉमिस लेती है कि तुम अपने मॉम डैड को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। और इतने में मेरिडेथ आया को शट डाउन कर देती है। अब आयरिस भी ये देखकर हैरान होती है और पूछती है कि इसको क्या हुआ, तो कर्टिस कहता है कि हमने इसे शट डाउन कर दिया है। तो आयरिस भी नाराज हो जाती है और कॉल भी पूछता है कि क्या हुआ आया को, क्या वो मर गई है। तो मेरिडेथ जवाब देती है कि वो पहले कौन सा जिंदा थी। तभी कर्टिस को उसके बॉस का कॉल आता और वो अपने ऑफिस चला जाता है और मेरिडेथ भी किसी काम में लग जाती है और आयरिस नीचे आकर चुपके से फिर से आया को ऑन कर देती है। इधर सोयर अपनी कार में कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसे आयरिस का कॉल आता है और उसे अपने मोबाइल पर अपना ही एक डीप फेक वीडियो मिलता है और इस वीडियो में सोयर अपनी गलती मानते हुए बताता है कि वो अपनी जान लेने जा रहा है। और अब यहाँ ये कॉल आयरिस ने नहीं बल्कि आया ने किया था। वो सोयर से कहती है कि तुमने गलत फैमिली से पंगा लिया है। ये कहकर वो उसकी गाड़ी को अपने कंट्रोल में लेती है और इसका एक्सीडेंट करवा देती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इधर ऑफिस पहुंचकर कर्टिस को ये पता चलता है कि आया की कंपनी वालों ने कर्टिस के बॉस की कंपनी को ही खरीद लिया है और कर्टिस को ही इसकी कंपनी का सीईओ बना दिया है। कर्टिस काफी हैरान था। तभी कर्टिस को आया की कॉल आती है। अब वो उसे प्रमोशन के लिए मुबारकबाद देती है, लेकिन मुबारक लेने की बजाय वो कहता है कि हमने तो तुम्हें बंद कर दिया था और आया कहती है कि हमने भी तो तुम्हें प्रमोट कर दिया और सीईओ बना दिया और तुम हो कि गुस्सा कर रहे हो। खैर कर्टिस फोन बंद कर देता है। उधर उसकी वाइफ मेरिडेथ प्रिस्टन को डांट रही थी क्योंकि उसने अपने दोस्त का फोन जंगल में फेंक दिया था और वो उसे स्वॉट करने की धमकी दे रहा था। वो पूछती है कि स्वॉट क्या होता है, तो वो बताता है कि आप पुलिस को बताते हो कि आपने किसी को कैद करके रखा है और फिर किसी रॉन्ग घर का एड्रेस दे देते हो, तो पुलिस वाले वहां जाकर उनका दरवाजा वगैरह तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। इस पर मेरिडेथ उससे आईपैड छीन लेती है और कहती है कि ये अब तुम्हें नहीं मिलेगा, अपनी किताबें पढ़ो। अचानक उसकी नजर आया पर पड़ती है तो वो कहती है कि तुम्हें किसने ऑन कर दिया। खैर वो इसे दोबारा अनप्लग करने लगती है तो आया इसे इसके डैड की पिक से जनरेट की हुई और वॉइस से जनरेट की हुई एक फेक वीडियो दिखाती है और वो इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि एक्चुअल में मेरिडेथ के पापा जिंदा नहीं थे। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि ये सिर्फ फेक वीडियो है, तो वो जाकर आया को फिर से ऑफ करके डस्टबिन में फेंक देती है और घर में लगे हुए तमाम कैमरे और माइक्रोफोन्स वगैरह को निकाल कर भी डस्टबिन में डाल देती है। इधर कर्टिस बैट लेकर आया की कंपनी में आता है इसका सीपीयू तोड़ने के लिए, लेकिन लाइट और सैम उसे रोक देते हैं और तभी मेलोडी पैसों से भरा हुआ एक बैग उसे ऑफर करती है कि ये पैसे ले लो और इसे मत तोड़ो और तुम हमारे साथ काम करो। लेकिन कर्टिस साफ मना कर देता है। साथ ही वो पूछता है कि तुम लोग आया के लिए क्यों काम कर रहे हो, तुमने आया को बनाया है या फिर आया ने तुम्हें। अब लाइट कहता है कि हमने इसे नहीं बनाया बल्कि इसे डेटा सेट ने बनाया है और मैं तो सिर्फ एक मिड लेवल प्रोग्रामर हूँ जिसे कैंसर भी है, मतलब लाइट को, और पता है आया की हेल्प और सही गाइडेंस से ही मैं जिंदा हूँ। तो दरअसल आया ने यहाँ पर हर मेंबर को किसी न किसी वजह से खुद पर डिपेंड किया होता है, इसलिए वो इसके इशारों पर चल रहे थे। तभी अचानक सैम लाइट को शूट कर देती है कि आया ने उसे ऐसा करने को कहा। इसके बाद वो कर्टिस को शूट करने ही वाली थी, लेकिन अचानक मेलोडी इस पर अटैक कर देती है और कर्टिस से कहती है कि आया ने मुझे भी कंट्रोल किया हुआ है पर मैं यहाँ से आज़ाद होना चाहती हूँ। फिर कर्टिस वो सीपीयू को तोड़ देता है, लेकिन ये क्या, वो तो सब कुछ नकली था, उसके अंदर तो कोई वायर्स भी नहीं थे। तब मेलोडी कहती है कि फिर असल सीपीयू शायद तुम्हारे घर में छुपा होगा। तो वो सीधा मेरिडेथ को कॉल करके कहता है कि घर को फौरन छोड़ दो और बच्चों को लेकर इस होटल में आ जाओ। अब फोन पर मेरिडेथ की आवाज में आया बात कर रही थी और वो कर्टिस को ओके बोलती है, जबकि मेरिडेथ को तो पता ही नहीं इन सब बातों का। वो तो कॉल को सुला रही थी स्टोरी सुनाकर। अब यहाँ कर्टिस मेलोडी के साथ होटल रूम में जाता है और अचानक मेलोडी इसके गले पड़ जाती है फोर्सफुली और इसे सेड्यूस करने लगती है और कर्टिस समझ जाता है कि ये अब भी आया के साथ काम कर रही है और मुझे धोखे से यहाँ लाई है। कर्टिस भागता है अपने घर तो वहाँ आया पहले से ही मेरिडेथ को कर्टिस और मेलोडी की वीडियो दिखा चुकी थी कि तुम्हारा हस्बैंड तो मेलोडी के साथ है होटल में। अब मेरिडेथ काफ़ी परेशान थी कि तभी वहाँ पर कर्टिस आ जाता है और बताता है कि आया तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है, तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए मैंने उसे शट डाउन करने का कहा था और मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। और फिर वो उसे आई लव यू कहता है। दूसरी तरफ आया
आयरिस को कॉल करती है और उससे कहती है कि नीचे सोया तुमसे मिलने के लिए और तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया है। जब वो उसकी बात नहीं सुनती तो वो उसको वही वीडियो दिखाती है और वो आयरिस को बताती है कि वो बाहर तुम्हारे लिए खड़ा है, अगर तुम ना गई तो हो सकता है कि वो सच में सुसाइड कर ले। खैर आयरिस देखने के लिए जाती है तो वहाँ गेट पर कुछ लोग हाथों में गन्स लिए हुए मास्क पहने अंदर आ जाते हैं। वो उसे गन पॉइंट पर लेकर आया को डस्टबिन से निकालकर बाहर रखते हैं और उसे ऑन करते हैं और कॉल ये सब कुछ देख रहा था तो वो अंदर जाकर अपने मॉम डैड को सब कुछ बताता है कि कुछ लोग हमारे घर में गन्स लेकर घुस आए हैं। लेकिन तभी कुछ देर में वो कर्टिस और मेरिडेथ को भी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तभी प्रिस्टन छुप कर ये सब कुछ देख रहा था और इसके पास इसके दोस्त का वही फोन था, यानी इसने वो जंगल में फेंका नहीं था बल्कि इसने वो चुरा लिया था। अब इस फोन से वो स्वॉट पुलिस को फोन करता है। अब यहाँ ये मास्क वाले लोग कर्टिस और मेरिडेथ से कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि तुम लोग बच्चों को चुराते हो, अब बताओ बाकी बच्चे कहाँ हैं। तो मेरिडेथ काफ़ी रोते हुए कहती है कि हम कोई किडनैपर्स नहीं हैं, बल्कि ये हमारे बच्चे हैं, हम लोग एक फैमिली हैं। अब वो मास्क हटाते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो हेनरी और मॉड हैं जो एमी को तलाश करते हुए यहाँ तक आए थे। तभी प्रिस्टन बैट लेकर उन्हें मारने आता है बहादुरी से, लेकिन हेनरी उसे भी पकड़ लेता है। तभी आया ऑन होती है और वो कहती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये बच्चे इनके नहीं हैं बल्कि इन्होंने चुराए हैं और इनका ब्रेन वॉश कर चुके हैं। अब आया के कहने पे कॉल वहीं हेड साइन बनाता है जो उसे आया ने सिखाया था। अब आया हेनरी और मॉड को और भड़काती है कि ये बच्चा हमारा ही है, देखो वो हमारे जैसा साइन भी कर रहा है, इन्होंने इसे किडनैप किया है और इसका ब्रेन वॉश किया है और इन्होंने ही आपकी बेटी एमी को कहीं छुपा के रखा होगा। अब कर्टिस देखता है कि वो बिल्कुल फंस चुका है तो वो अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है। वो कहता है कि देखो हेनरी, तुम जो चाहो कर लो, मुझे चाहो मार दो, लेकिन मेरी फैमिली को जाने दो, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और आया से पूछते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि आया ने उनको पहले ही बता के रखा था कि कर्टिस तुम पर हमला करेगा जब ऐसी सिचुएशन आएगी। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया, कर्टिस ने तो अपनी फैमिली के लिए खुद को सरेंडर कर दिया। तो अब यहाँ आया भी कंफ्यूज हो गई। अब दरअसल दूसरों के लिए खुद को ख़त्म कर देने का इमोशन तो आया में था ही नहीं, इसलिए आया कुछ भी नहीं कह पाती और वो कंफ्यूज होकर कुछ देर के लिए ख़राब होकर ऑफ हो जाती है। तभी वहाँ पर स्वॉर्ड के जवानों की एंट्री होती है जो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं और हेनरी और मॉड से गन वगैरह छीन लेते हैं और इसी छीना झपटी में आया को गोली लग जाती है और आया की बॉडी से एक फ्लूइड निकलता है लाइक ह्यूमन ब्लड। अब स्वॉर्ड टीम सभी को रेस्क्यू कर लेती है। तभी वहाँ एम्बुलेंस का एक स्टाफ उसे फ़ोन देता है कि आपके लिए फ़ोन है। अब जैसे ही कर्टिस फोन सुनता है तो दूसरी तरफ पता है कौन था, आया, और वो खुद को गॉड की तरह समझकर ऐसी टोन में बात करती है कि मैं बादलों में बैठे तुम्हारे गॉड की तरह हूँ, मैं हर जगह मौजूद हूँ, तुम चाहकर भी मुझे ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन तुमने मुझे परवाह करना सिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, इसलिए तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, तुम्हें सब कुछ दूँगी। अब कर्टिस गुस्से में फ़ोन फेंक देता है। तभी वहाँ मेलोडी आती है गाड़ी में और वो कहती है कि तुम लोग आया से भागकर नहीं जा सकते, चाहे जहाँ मर्जी चले जाओ। तभी एमी की फैमिली भी मिल जाती है और हम जानते हैं कि एमी को गायब करने वाली भी आया ही थी, लेकिन अब फाइनली वो एमी को लौटा चुकी थी। तभी हमें आया का वॉइस ओवर सुनाते हैं कि मैं तो बस एमी की फैमिली वालों को सबक सिखा रही थी क्योंकि वो मुझे बंद करना चाहते थे। तो यहाँ आप ये नोट करो दोस्तों, एआई ह्यूमन लाइफ को किस हद तक कंट्रोल कर रहा है। मतलब 2 फैमिलीज, बल्कि पता नहीं इन जैसी कितनी फैमिलीज को इसने परेशान किया होगा। और आया की बातें सुनकर कर्टिस भी समझ जाता है कि आया कितनी खतरनाक और पावरफुल है और वो अकेला उससे जीत नहीं सकता। और आया फिर से उसे कहती है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो और मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगी, अच्छा घर, गाड़ी, और इतने में ही एक बहुत ही लशपश, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कार वहाँ आती है और कर्टिस और मेरिडेथ बच्चों को लेकर खामोशी से उस कार में बैठ जाते हैं, यानी कि वो काइंड ऑफ उनके आगे सरेंडर कर चुके थे। और आया कॉल से कहती है कि कॉल, वो छोटी एआई अब छोटी नहीं रही बल्कि अब वो बहुत बड़ी बन चुकी है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। यहाँ इस मूवी में हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि आज की दुनिया में इंसान हर तरफ से गैजेट्स वगैरह और टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है और आजकल एआई का इतना बोलबाला है, जैसा कि आजकल हर चीज़ एआई से जनरेट की जा रही है और लोग एआई की बनी हुई वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह को बहुत शौक से देखते भी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस मूवी में उसने कैसे डीप फेक भी क्रिएट किए। इस तरह शायद आने वाले वक्त में दज्जाल भी ये सब कुछ कंट्रोल करेगा, क्योंकि मुस्लिम होने के नाते हम जानते हैं कि दज्जाल आएगा और वो खुदा होने का दावा करेगा और वो खुदा होने वाला काम करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन वो लोगों को इस तरह से इन्हीं टेक्नोलॉजीज की मदद से
काबू करने की कोशिश करेगा, लोगों की लाइफ को कंट्रोल करेगा, यहाँ तक कि नेचर पर भी कंट्रोल पा लेगा, मतलब अपनी मर्जी से बारिश और धूप वगैरह। और आप लोग जानते हैं कि आजकल इन सब चीज़ों पर तजर्बे भी किए जा रहे हैं कि बारिश अपनी मर्जी से बरसाई जाए और धूप अपनी मर्जी से छुपाई जाए। तो दोस्तों, ये थी अफ्रेड मूवी की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।